हाय स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 17 जो है इंग्लिश का उसके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है। ओके, स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा एंड वहाँ पर जाकर आपको ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल होंगे। ये जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसका आंसर आप दे सकते हैं। स्नेक इन द ग्रास मीन्स। तो स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब हुआ? वैसे तो आप इसको खुद से भी जज कर सकते हो कि ग्रास है और उसमें स्नेक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। अगर यहाँ पर होता सीक्रेट और, तो हम इसको कंसिडरेशन में ले सकते थे, बट यहाँ पे सीक्रेट ऑफ है तो ये तो नहीं होगा। अनफॉरगॉटन हैपनिंग, ये भी नहीं हो सकता। अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर टू सम एक्सटेंट हम लेते हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर बैठता है वो है अनरिलायबल पर्सन, मतलब एक ऐसा इंसान जो दिखने में इनोसेंट हो बट सीक्रेटली क्या हो, डेंजरस हो या फिर धोखेबाज हो। ठीक है, धोखेबाज वर्ड के लिए कोई आप मुझे वर्ड बताओ और उस वर्ड का एटलीस्ट 3 सिनोनिम एंड 3 इंटोनियम्स, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनरिलायबल पर्सन। ओके, ये आपका सेट नंबर, मतलब सेट नंबर नहीं, टेस्ट नंबर 17 है जो आपने ऐप पर टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट, उसका टेस्ट नंबर 17 है इंग्लिश। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर नहीं है यहाँ पे, आपको सिंपल क्वेश्चंस देखने हैं। गार्डनिंग टीचेस पेशेंस। अ गार्डनर ऑब्जर्व्स द सॉइल, waters द प्लांट केयरफुली and wait for the seeds to sprout. Just like in life, consistent effort brings result. Hasty action may ruin the work, but careful nurturing ensures growth. बहुत छोटा पैसेज है। सबसे पहले आरसी में, ठीक है, आरसी आ गई आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, या पैसेज में सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जो बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती हैं सॉल्व करने के लिए पैसेज। अगर तो आपका ऑफलाइन है पेपर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चंस को पढ़ लो। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो और फिर पैसेज पर आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा, तो पैसेज में आपका डायरेक्टली जो ध्यान है उसी चीज़ पर जाएगा। बट ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा नहीं रहता है कि ऑनलाइन में स्क्रीन का रहता है पहले, अगर आप आगे चले जाओगे क्वेश्चंस पढ़ने तो आपको पीछे आने में दिक्कत रहती है, बट ऑफलाइन में ये तरीका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद स्मार्ट रीड करना है, मेन आइडिया, ठीक है, स्मार्ट रीड करना है, मेन आइडिया पे फोकस करना है। मेन आइडिया क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, और एक शॉर्ट सी ना समरी भी सोच लेनी है कि क्या हो सकती है इसकी। ओके, इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, ये एक गोल्डन रूल है, सॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। डायरेक्ट पैसेज पर जंप नहीं करना है, पहले क्वेश्चंस देख लो, इससे पता चल जाता है कि ढूंढना क्या है पैसेज में। देन उसके बाद स्मार्ट रीड, स्मार्ट रीड में आ गया फोकस करना मेन आइडिया पे, कीवर्ड्स पे, शॉर्ट समरी। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, पेशेंस एंड केयरफुल एफर्ट लेड टू सक्सेस। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि गार्डनिंग क्या बता रही है, गार्डनिंग से क्या मतलब है, यहाँ पे पैसेज में लाइफ से क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें ना एक रफ आइडिया, क्योंकि अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है ना, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही ईजी रहेगा पेपर में करना। तो यहाँ पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो गार्डनिंग है वो क्या डिपिक्ट कर रही है यहाँ पे। गार्डनिंग टीचेस पेशेंस, ठीक है, पेशेंस के बारे में बता रही है, तो मतलब गार्डनिंग जो है ये पेशेंस से रिलेटेड है। उसके बाद ये आ गया पहला, उसके बाद बताओ कि लाइफ क्या बता रहा है, लाइफ किस चीज़ के बारे में बता रहा है, कंसिस्टेंट, ये देखो, जस्ट लाइक इन लाइफ कंसिस्टेंट एफर्ट, तो ये आगे
कंसिस्टेंट एफर्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि उसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं। जो सेट चल रहे हैं ना, सेट के क्वेश्चंस और जो सेपरेट सेट चल रहे हैं इंग्लिश के पेपर्स के, और जो आपका सेक्शनल टेस्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं, सारा सिमिलर नहीं है, बट आप वो मत सोचना, ठीक है, कि सिमिलर क्वेश्चंस या बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट है। इसके बाद हेस्टी एक्शन से क्या मतलब है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पैसेज पढ़कर ढूंढकर। किसी चीज़ को रूइन करना, ख़राब करना, जल्दबाजी में काम करना, डूइंग समथिंग क्विकली। इस तरह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज को या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए। और केयरफुल नर्चरिंग क्या हुआ, ग्रोथ, इंश्योर कर रहा है ग्रोथ। तो ये आपका पैटर्न हो गया कीवर्ड्स वाला, ठीक है, कि कीवर्ड्स आपने किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, ये आपके हो गए कीवर्ड्स। अब यहाँ पर व्हाट लेसन डज द पैसेज कन्वे, तो ये यही कर रहा है कि पेशेंस और केयरफुल एफर्ट ही सक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं पहले, और उसके आफ्टरवर्ड्स आपने ये चीज़ें करनी है। चूज द सिनोनिम ऑफ नेचर, तो सिनोनिम हमें पता है, सिनोनिम क्या होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाली चीज़ें। ऐसे सिनोनिम ऐसे सिमिलर, तो नर्चर नेग्लेक्ट तो नहीं हो सकता, ब्रेक भी नहीं हो सकता, इग्नोर भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है फीड करना, क्योंकि नर्चर जो है मतलब किसी चीज़ को क्या करना, उसको प्रॉपर उसकी केयर करना, ठीक है, ये आता है नर्चर। चूज द एंटोनिम ऑफ हेस्टी, तो एंटोनिम ओ आ रहा है, यानी ओ से अपोजिट। अपोजिट मीनिंग क्या होगा हेस्टी का, हेस्टी होता क्या है, पहले तो हमें हेस्टी का मीनिंग पता होना चाहिए ना। हेस्टी होता है रैश, या होता है इम्पल्सिव, किसी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में करना, तो इसके सिमिलर वाले आगे रैश, इम्पल्सिव। अब इसी में हेस्टी में एंटोनियम क्या रहेगा, यानी अपोजिट। अपोजिट इसका हो सकता है केयरफुल या केयरफुली, कॉशियसली करना किसी चीज़ को, डेलिब्रेट, ठीक है, ये सारे इसके क्या आगे उल्टे। तो यहाँ पे हमें अपोजिट ही चाहिए था, तो क्विक तो इसका सिनोनिम है, केयरफुल, केयरफुल तो नहीं, रैश इसका सिनोनिम है, इम्पल्सिव इसका सिनोनिम है, केयरफुल इसका एंटोनियम है, ठीक है। केयरफुल इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर देखो करेक्ट पेयर देखना है, एक रूल आता है, ठीक है, एक रूल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेंस का रूल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, जब भी सिंपल पास्ट होता है ना किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसके अगले वाले सेंटेंस में, उसके सेकंड सेंटेंस में हमेशा पास्ट परफेक्ट फॉलो होता है। ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बताया। और अगर एक्टिव पैसिव होगा उसमें भी सेम रूल रहता है कि अगर सिंपल पास्ट है तो बाद में पैसिव में बनता है पास्ट परफेक्ट पैसिव वाला, ठीक है, पैसिव वाला इसमें फॉलो होता है स्ट्रक्चर, ये इसका रूल है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है आप उसको सेंटेंस को पढ़िए, बाय द टाइम द गार्डनर अराइव्ड, बाय द टाइम, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, बाय द टाइम, पास्ट है, अराइव्ड, कॉमा आगे सेंटेंस फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, पास्ट है तो हैड, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म। तो हैड किस में आ रहा है, ये हैज़ नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, हैव नहीं होगा, तो हैड स्प्राउटेड इसका करेक्ट आंसर है। कभी भी क्वेश्चन में पास्ट, सिंपल पास्ट स्टार्टिंग में दिया होगा तो आगे आने वाले सेंटेंस में हमेशा फॉलो होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर क्या आएगा, शी सेड आई एम प्लांटिंग टोमेटोज टुडे, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कैसे करेंगे, शी सेड दैट, कैसे चेंज होगा, पहले तो जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले क्या होगा,
सबसे पहले क्या चेंज होती है, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है। ठीक है, टेंस चेंज होगा, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। सेकेंडली क्या चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, ये होगा आई से शी। टाइम चेंज होगा, टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे में। शी सेड दैट, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, वॉज प्लांटिंग टोमेटोज, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। अब देखो टुडे को इन्होंने ना इसमें चेंज किया है, ना इसमें, ना इसमें, तो ये तीन तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। यही आंसर है इसका, फर्स्ट वन, ए पार्ट। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव, यहाँ शेफ आएगा। ठीक है, शेफ प्रिपेयर्ड द डिज़र्ट, तो इसको हमने स्ट्रक्चर देखना है। एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में कैसे चेंज हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड सब्जेक्ट। अब यही इसका जो पैसिव वाला स्ट्रक्चर है ये हम पुट करेंगे ऑप्शंस में, जहाँ पर ये फिट बैठ रहा होगा वही सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, डिज़र्ट, और ये है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा द डिज़र्ट वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है, द शेफ। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बैठ रहा है यहाँ, तो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज, आई कैनॉट एक्सप्लेन वाई द प्लांट इज विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो कोई नया वर्ड मिलता है ना, उसका रूट वर्ड, उसका मीनिंग, उसके एंटोनियम, उसके सिनोनिम करने चाहिए। ठीक है, विल्टिंग जो है ना, इसका रूट वर्ड होता है विल्ट, विल्ट होता है मुरझा जाना। ठीक है, वीक हो जाना, तो यहाँ पे इसका होता है वीक, फॉलिंग लीव्स, जो पौधा पानी की कमी से लटक जाता है या फिर मतलब ख़राब हो जाता है। तो इसके सिनोनिम आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्या सिनोनिम्स होंगे इसके। विदरिंग होता है, फेडिंग होता है, ड्रूपिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नाउन क्लॉज देखना है। नाउन क्लॉज होता क्या है, जो क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करे, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए। क्या बन जाए, नाउन क्लॉज क्या होता है, जो सेंटेंस में क्या बन जाए, नाउन का काम करे, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, तो वो होगा नाउन क्लॉज। अब सबसे पहले हमने ये स्टेप फॉलो किया, सेकंड स्टेप होगा हमने सेंटेंस को ब्रेक करना है कि इस सेंटेंस में मेन क्लॉज क्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो पूछो उस चीज़ से, जैसे आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मेन क्लॉज है। अब इसके बाद आ रहा है वाई द प्लांट इज विल्टिंग, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, एक्सप्लेन व्हाट, तो आंसर मिलता है इसमें वाई द प्लांट इज विल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बन रहा है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, नाउन क्लॉज पहला तो क्या होता है, जो क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये बन जाए। फिर उसको ब्रेक करना है, मेन क्लॉज अलग करना है, क्वेश्चन पूछो, एक्सप्लेन करो व्हाट, आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है ये भी बताना। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव क्लॉज, क्लॉज पे क्वेश्चन आता ही आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आता ही है। द फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कलरफुल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन की विशेषता बताए ना, तो नाउन क्या है, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के बारे में बता रहा है ना, द फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कलरफुल, तो यहाँ पे जो दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कलरफुल है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट ब्लूम इन स्प्रिंग, यानी कि ये जो है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है फ्लावर्स को।
ये क्या कर रहा है, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ठीक है। हिट द ग्राउंड रनिंग, क्या मतलब होता है इसका? हिट द ग्राउंड रनिंग यानी काम तुरंत और अच्छे से मतलब शुरू करना। ठीक है। टू स्टार्ट क्विकली एंड एफिशिएंटली। टू फॉल डाउन का अगर आपको पता है, टू वॉक स्लोली का पता है, टू इग्नोर वर्क का पता है, तो आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कुछ ईडियम्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आए हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स में, उनका मैं मेंशन करती हूँ, आप उनका मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बहुत बार आया है। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून बहुत बार आया है। अब तो पैटर्न चेंज हो गया है जेकेएसएसबी का, अब टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। वो भी स्पेशली जीएस में आ रहे हैं मेनली। अभी जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश है उसका नॉर्मल है लेवल, जीएस में हाई लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। वंस इन अ ब्लू मून हो गया, अंडर द वेदर हो गया, स्पिल द बीन्स। इनके आप इनको साइड पर लिख लेना क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेडली आए हैं, बहुत बार आए हैं ये। पीस ऑफ केक, ये सारे। ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। ही इज़ फेमस डैश ही इज़ पेंटिंग। तो फिक्स्ड प्रिपोजिशंस आपने लर्न करनी ही करनी है। फिक्स्ड प्रिपोजिशंस, तो हमें पता है फेमस के साथ क्या आएगा, यहाँ पर जो है रीज़न दिया गया ना, ही इज़ फेमस किस लिए, किस लिए मतलब रीज़न है, क्यों है, मतलब क्यों फेमस है, तो रीज़न है ना। ठीक है। तो जब भी रीज़न हो कि क्यों है, तो तब फिक्स्ड प्रिपोजिशन आती है फॉर। और अगर आएगा फेमस एज, तो वो होता है आइडेंटिटी। शी इज़ फेमस एज अ डांसर। ठीक है। तो वो आता है उसका आइडेंटिटी, यानी कि किस के रूप में। तो ये फिक्स्ड है। फेमस फॉर आता है रीज़न क्यों फेमस है, और फेमस एज आता है आइडेंटिटी। लाइक शी इज़ फेमस डैश अ डांसर। तो यहाँ पे ये जो डांसर है ये इसकी आइडेंटिटी है ना, किस रूप में फेमस है, आइडेंटिटी है। तो जब भी आएगा एज आइडेंटिटी तो फिर आएगा एज, फेमस के साथ एज जब आइडेंटिटी है। और फॉर फिक्स्ड आएगा जब वो रीज़न है क्यों फेमस है। ये इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट वर्ड। द फार्मर बॉट अ न्यू डैश टू मेजर द लैंड। सेल होता है कोई डीड करना, बेचना किसी चीज़ को, ये सेल होता है शिप से रिलेटेड। ठीक है। ये वाला सेल आ गया शिप से रिलेटेड। जहाज या बोट चलाना या उसका पर्दा जो होता है शिप का। ठीक है। स्केल इंस्ट्रूमेंट है और सील होता है किसी चीज़ को बंद करना। तो यहाँ पर आएगा स्केल एज अ इंस्ट्रूमेंट, वो यूज़ हो रहा है वहाँ पर। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बैट इन द सेंटेंस। द बैट हंग फ्रॉम द रूफ। क्रिकेट इक्विपमेंट है, फ्लाइंग मैमल है, स्टिक है, ऑब्जेक्ट है। कौन सी चीज़ रूफ से लटकती है? क्रिकेट बैट तो नहीं लटकता, स्टिक नहीं लटकती, बैट एक एनिमल है वो उल्टा लटकता है। तो यहाँ पे आएगा इसका करेक्ट आंसर फ्लाइंग मैमल। ये आपका कॉमन सेंस है इसमें। ठीक है। डैश ईगल सोर्ड हाई इन द स्काई, हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है ना कि ए एन इंडेफिनेट है, द डेफिनेट है। ये आता है जर्नल चीज़ों के लिए, ये आता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। अब ए एन बी साउंड पर डिपेंड करते हैं। ए एन पहला तो आते हैं ये इंडेफिनेट है। ठीक है। जर्नल चीज़ों के लिए आते हैं। तीसरा ए किसके साथ आता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और एन आता है वॉल साउंड के साथ। वॉल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे जो ईगल है, ईगल, ई की आवाज़ आ रही है ना, ई की साउंड आ रही है यानी वॉल साउंड आ रही है। तो वॉल साउंड आ रही है तो क्या आएगा? एन आएगा। हम वॉल अल्फ़ाबेट नहीं देखेंगे, हम वॉल साउंड देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एन ईगल। जैसे था डैश यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे है तो अल्फ़ाबेट वॉल है,
बट साउंड वॉल नहीं है। साउंड यहाँ पर जो आ रही है, साउंड पर ध्यान देना है, साउंड आ रहा है यू, वाई यू, और वाई यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए आएगा अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अ यूनिक। ठीक है, शी इज सिटिंग डैश द बेंच एंड रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर आएगा किस पे बैठी है, ऑन द बेंच। इन किसके लिए आता है, कोई चीज़ जो अंदर हो। इनटू आता है मूविंग के लिए। ठीक है, उसके बाद एट आता है स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। ओवर आता है कोई चीज़ जो आपने ऊपर ली हो बट इतना आपके उसमें नहीं हो, जैसे कि ब्लैंकेट हो गए, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑन। चूज द करेक्ट पंचुएशन, पंचुएशन मार्क अब लगाना है। यहाँ पे आपको पता है वाओ जो वर्ड है ना, ये क्या है, ये क्या दिखाता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का सेंटेंस है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है ना सेंटेंस में, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है एंड में। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा एंड में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, ये वाला। इन दो में है, इन दो में नहीं है, यानी कि सी और डी तो आंसर नहीं है। अब हमने देखना है ए और बी में किस में है। तो देखो, वाओ दैट्स अ ह्यूज पम्पकिन, बट वाओ के बाद तो थोड़ा पॉज आएगा ना, कॉमा दैट्स अ ह्यूज पम्पकिन, बी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये इंटरजेक्शन है, वाओ, ओ, अलास। ठीक है, इंटरजेक्शन गश ऑफ फीलिंग्स बता रहा है। तो इसके बाद क्या आता है, कॉमा। ठीक है, कॉमा आता है। यू डैश टेक एन अम्ब्रेला इट लुक्स लाइक रेन, तो यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है। ठीक है, एक सजेशन दिया गया है, तो क्या आएगा, आएगा मे। मस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है। शेल क्यों नहीं आया, फॉर्मल सजेशन भी नहीं है, सिंपल एक एडवाइस है। ठीक है, वुड हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आता है, तो हाइपोथेटिकल तो है ही नहीं, फिट ही नहीं हो रहा है ये तो। ठीक है, तो मे इसका आंसर है। इधर रिया और मीना फॉरगॉट ब्रिंग डैश नोटबुक, तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे ना, उसमें रूल्स पढ़ने होते हैं। तो जो उसका लास्ट मोस्टली रूल आता है ना, वो आता है कि अगर कभी भी सेंटेंस में इधर और हो या नीदर नॉर हो, तो हम वर्ब के साथ जो लगा होता है ना, जैसे ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ जो क्लोज सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम फिल इन द ब्लैंक में भरते हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं, वर्ब के साथ हम देखते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट मीना है, तो क्या आएगा यहाँ पर, अब ऑप्शन में करेक्ट आंसर आप बताना, इधर रिया और मीना फॉर गॉड ब्रिंग हर नोटबुक। ठीक है, ओके। तो ये आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ पर। अरेंज द वर्ड्स करेक्टली, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। शी हैज़ क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल गार्डन, अ ब्यूटिफुल गार्डन। ये आर्टिकल्स में भी आप रूल पढ़ते हो, क्या रूल है, एडजेक्टिव और नाउन हो, यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। तो ब्यूटीफुल बी कॉन्सोनेंट है, तो ए आ गया, अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, और बाकी सेंटेंस तो हम अरेंज कर ही सकते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। चूज द सिनोनिम ऑफ वाइब्रेंट डल, तो यहाँ पे वाइब्रेंट का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट होता क्या है। वाइब्रेंट का मतलब होता है लाइवली, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। ये इसके सिनोनिम्स आ गए, मीनिंग आ गया। ठीक है, इसका अपोजिट क्या रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अपोजिट क्या रहेगा इसका।
डल। तो यहाँ तो हमें सिनोनिम पूछा है ना, सेम मीनिंग पूछा है, तो वाइब्रेंट का होगा लाइवली इज द करेक्ट आंसर। वीक, पेल, टेल, ये कुछ टेल तो नहीं, पेल और वीक तो होगा ही नहीं। वाइब्रेंट का मतलब भी होता है बहुत एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। अब जैसे मोस्टली क्वेश्चंस ना जेके एसएसबी में और भी पूछे जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। डल, ब्राइट, वीक, स्लो। सिनोनिम हो गया ना, सिमिलर मीनिंग, तो यहाँ पे आएगा ब्राइट। ठीक है, वैसे ही हम लिख सकते हैं एंटोनियम। बताओ एंटोनियम किसका? एंटोनियम, एंटोनियम बेनेवलेंट का, बेनेवलेंट वर्ड का, यानी कि इसका उल्टा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये होता है काइंड, जो इंसान बहुत काइंड हो, जेनरस हो, ठीक है, या हेल्पफुल हो। तो एक मैं ऐड कर देती हूँ क्रूअल। तो इसका एंटोनियम काइंड, जेनरस, हेल्पफुल, तो इसके सिनोनिम है। तो एंटोनियम उल्टा क्या हो गया? क्रूअल। तो क्रूअल इसका आंसर है। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये आपका टेस्ट एनालिसिस था, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 17 का, इंग्लिश पोर्शन का। तो आगे भी ये सारी वीडियोस कंटिन्यू होती रहेंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।